सनातन भारत राष्ट्र विजयन्ते तराम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ डी सचान और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज। भारत के प्रजातंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में ये तीन मुख्य स्तंभ होते हैं। मतलब देश में ये तीन मुख्य स्तंभ होते हैं जो पूरे इस व्यवस्था को, इस संविधान की व्यवस्था को संचालित करते हैं, चलाते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में संविधान ये सुनिश्चित करता है कि इन तीनों का आपस में तारतम्य होना बहुत अनिवार्य है और संतुलन बना रहे। लेकिन भारतीय न्यायपालिका का संसद की कार्यप्रणाली में अनावश्यक हस्तक्षेप भारतीय प्रजातंत्र में ठीक नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से न्यायपालिका में जजों द्वारा न्यायालय की कार्यप्रणाली पर उंगली उठने लगी है। मैं फिर आपको याद दिलाता हूं कि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर उंगली उठने लगी है। न्यायालय में जजों की मनमानी, न्यायालय में करोड़ों लंबित विचाराधीन मुकदमे ये दर्शाता है कि न्यायपालिका में न्यायाधीशों का काम निर्णायक निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। कुछ समय पहले टकराव की स्थिति तब बनी जब राष्ट्रीय न्याय नियुक्त आयोग यानी कि NJAC गठित करने के लिए संसद से पहल हुई। क्यों ना इसे सुधारा जाए? पहल का मतलब क्यों ना इसे सुधारा जाए। इसको लेकर देश की संसद में कई बार आवाज उठाई गई। जजों की नियुक्ति में सुधार की जरूरत है। इसी को लेकर देश के उपराष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, कॉलेजियम सिस्टम के कारण जजों के बीच आपसी राजनीति बहुत होती है और जज फैसला लिखने से ज़्यादा ध्यान इस बात पर लगाते हैं कि कौन जज बने। इस वजह से जजों के बीच गुटबाजी होती है और नियुक्तियों में देरी होती है। ये एक आज से नहीं, काफ़ी समय से चल रहा है, जिसका राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की है। इसी को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री, यानी अब यहाँ पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू कई मौक़ों पर खुलकर कॉलेजियम सिस्टम को अपारदर्शी बताया। इस मंच पर CJI की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग NJAC को सुप्रीम कोर्ट में रद्द किए जाने पर यह कहकर सवाल उठा चुके हैं कि संविधान के प्रावधानों को खारिज करने का इस तरह का दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। वहीं फिर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले दिनों पत्रिका 5 जन के आयोजित कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जजों की नियुक्ति के वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम पर कुछ गंभीर सवाल उठाए। वो सवाल है, कॉलेजियम सिस्टम संविधान की व्यवस्थाओं को, यानी उस संविधान के व्यवस्थाओं के खिलाफ है, क्योंकि जजों की नियुक्ति जजों का नहीं, सरकार का काम है। जजों द्वारा जजों की नियुक्ति का सिस्टम दुनिया में कहीं और नहीं है। नंबर 2, क्या कहा उन्होंने, दूसरा जो इनका बिंदु था, कॉलेजियम सिस्टम के कारण जजों के बीच आपसी पॉलिटिक्स होती है और जज फैसला लिखने से ज़्यादा ध्यान इस बात पर लगाते हैं कि कौन जज बने। इस वजह से जजों के बीच गुटबाजी होती है और नियुक्तियों में देरी होती है। जो नियुक्तियां होती है उसमें काफ़ी अंतराल आ जाता है। तीसरा बिंदु है
इस सिस्टम में भाई भतीजावाद है, क्योंकि ज़्यादातर जज अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की ही सिफारिश जज बनाने के लिए करते हैं। ये बात बहुत समय से उठाई जा रही है और इस पे कई लोगों ने इस पे कहा भी है। एक केवल मंत्री, ये पहले मंत्री नहीं है, इसके पहले खुद कई ऐसे सीनियर जजों ने भी ये बात कहीं ना कहीं कही है, जो कि पिछले कई साल पहले भी ये बात सामने आई है। अब इन्होंने चौथा बिंदु है वो उसमें क्या कहा है, कॉलेजियम सिस्टम आने से पहले यानी 1993 से पहले जो व्यवस्था थी उससे बेहतर जज बन रहे थे, मतलब उस व्यवस्था में अच्छे जज बन रहे थे और विवाद भी नहीं था, यानी ना के बरोबर विवाद में कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं हुआ करती। उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम निरस्त करने को लेकर न्यायपालिका की आलोचना करते हुए उपराष्ट्रपति ने खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि संसद के बनाए कानून को किसी और संस्था की ओर से अमान्य ठहराना प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में NJAC अधिनियम को निरस्त कर दिया था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए संसदीय संप्रभुता और स्वायत्तता सबसे ऊपर है। उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा, लोकतंत्र तभी कायम रहता है जब विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए मिलकर काम करती हैं। उपराष्ट्रपति इशारे यानी उनका जो इशारा संसद के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप की तरफ था। उपराष्ट्रपति ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, न्यायपालिका विधायिका संबंधों पर हम शुतुरमुर्ग जैसा रवैया नहीं अपना सकते हैं। संसदीय संप्रभुता को कार्यपालिका या न्यायपालिका द्वारा कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 8 दिसंबर को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से सरकार को इस बारे में सलाह देने के लिए कहा था। इस पर उपराष्ट्रपति ने कहा, मैं विधायिका की शक्तियों को कमजोर करने में पक्ष नहीं बन सकता। इन संस्थानों को पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, उनका कहना है, ओम बिरला जी का, कि न्यायपालिका से संविधान में परिभाषित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करने की उम्मीद की जाती है। स्पीकर ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को एक्टिविज्म से बचना चाहिए। विधायिका और न्यायपालिका के संबंधों पर बिरला जी ने कहा, विधानमंडलों ने न्यायपालिका की शक्तियों और अधिकारों का हमेशा सम्मान किया है। न्यायपालिका से भी अपेक्षा की जाती है कि वह संविधान से मिली शक्तियों का उपयोग करते समय संस्थाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करें। उन्होंने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही अपने अधिकार संविधान से प्राप्त करते हैं और तीनों के अधिकार क्षेत्र का पालन रखते हुए आपसी सामंजस्य, विश्वास और सौहार्द के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका को संवैधानिक मर्यादा के भीतर रहने की सलाह दी।
ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि NJAC अधिनियम क्या है और कॉलेजियम में क्या होता है, जिस पर न्यायपालिका और विधायिका आमने सामने है। दरअसल जजों की नियुक्ति के लिए मोदी सरकार ने NJAC के रूप में एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था का प्रस्ताव रखा था। यह कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने वाला था। फिलहाल कॉलेजियम के तहत ही जजों की नियुक्ति हो रही है। नए सिस्टम में 6 सदस्यों को रखने का प्रस्ताव था। चीफ जस्टिस इस आयोग के प्रमुख होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज, कानून मंत्री और 2 जानी मानी देश की हस्तियां सदस्य के रूप में शामिल होती हैं। अभी कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक समूह जजों की नियुक्ति और तबादले का फैसला करता है। इसकी सिफारिश पर सरकार मुहर लगाती है। यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि संविधान में कॉलेजियम व्यवस्था की चर्चा नहीं होती है। 1958 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यही अस्तित्व में आ गया था, यानी यह अस्तित्व में आ गया था। NJAC पर सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं हुआ और उसने संसद के फैसले को ही रद्द कर दिया। इस आयोग में जिन 2 हस्तियों को शामिल करने की बात थी, उन पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति थी। ये चीफ जस्टिस PM और लोकसभा के विपक्ष के नेता वाली समिति द्वारा नामित किए जाते हैं। यह भी कहा गया कि नामित किए जाने वाले व्यक्तियों में एक SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक या महिला होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस पहल को सिरे से नकार दिया तो भीतर ही भीतर टीस बरकरार है। ये एक जो सरकार का प्रस्ताव, उस पर ये एक चीज सामने आई है। अब इस टकराव से ये साफ है कि ये एक वर्चस्व का मामला है। पहले जजों की नियुक्ति में मुद्दे पर बातें नहीं होती थी, लेकिन मोदी सरकार ने सिस्टम बदलना चाहा तो अदालत को नागवार गुजरा, यानी स्वीकार नहीं हो पाया कोर्ट को। सरकार का कहना है कि उनके पास भी जजों को नियुक्त करने के अधिकार होने चाहिए, यानी नियुक्ति के अधिकार सरकार के पास होने चाहिए। सरकार उसी व्यवस्था को लागू करना चाहती है जो 1993 के पहले थी, यानी 1993 से जो पहले थी उसी को थोड़ा सुधार करके फिर से लाना चाहती है। तब राष्ट्रपति जजों से परामर्श के बाद जजों की नियुक्ति करते थे, लेकिन आखिरी फैसला राष्ट्रपति को ही लेना होता था। हालांकि इसके बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला आया, जिसमें यह तय हो गया था कि आखिरी फैसला जजों का ही होगा। जजों का समूह जिन नामों की नियुक्ति चाहेगा, राष्ट्रपति उन्हें ही नियुक्त करेंगे। इसके बाद कॉलेजियम की व्यवस्था शुरू हुई। अब यहाँ संसद के शीतकालीन सत्र में CPI-M के सांसद राज्यसभा में नेशनल जुडिशियल कमीशन से जुड़ा एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। इस बिल का विपक्षी दलों ने खूब विरोध किया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इसका विरोध करते हुए कहा, NJAC का कॉन्सेप्ट पहले भी करीब 3 बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। पहली बार 1993, दूसरी बार 1998 में अटल बिहारी, यानी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में, और तीसरी बार 2016 में। तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को तवज्जो देते हुए NJAC के फ्रेमवर्क को खारिज कर दिया। हमें ऐसी कोई भी
ताकत केंद्र सरकार को नहीं देनी चाहिए जिसमें वो जजों की नियुक्ति में घुसे, जैसे सीबीआई और ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति में होता है। वैसे ही ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट में भी घुसना चाहती है। यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली इसके पीछे सबसे ज़्यादा उन लिबरल शक्तियों का या कहें इन कुछ वामपंथियों का इसमें एक हस्तक्षेप जरूर है जो सरकार के उसमें आता है। और ये बात आज से नहीं, ये पहले भी हो रही कि सरकार में कोई भी मजबूत कानून सरकार जब बनाना चाहती है, खासकर जो वर्तमान सरकार है उसमें चारों तरफ से विरोध करते हैं, चाहे वो देश की सुरक्षा का हो या किसी भी उसका हो, विरोध करती है। तो आज इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हम फिर कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिएगा आजकल न्यूज और दीजिए डी सजान को आज्ञा। नमस्कार।